हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, तो आप लोग को पता ही है। एसएसजीडी और एमटीएस को टारगेट करके हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो इससे पहले जो 8 प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, अगर आपको उसको नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करें। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आपका काफ़ी चीज़ें का रिविज़न हो जाएगा। मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप पहले एक कोई प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसको पूरा देखिए। अगर नहीं रिवीजन हो, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद है तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखिएगा, ठीक। मैं इतना ही बोलूँगा। तो ये वीडियो जो प्रैक्टिस सेट है, आप एसएससी किसी का एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन। तो पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आप पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन। तो आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन को हम लोग देखते हैं, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ा गया था, काफ़ी सारी चीज़ें का परिवर्तन किया गया था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। इसका डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके तहत 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य को। और ये अनुच्छेद 51 के ए में, 51 के ए, अनुच्छेद 151, सॉरी, अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया था इसको, ठीक। उसके बाद पहली बार प्रस्तावना में संशोधन, इस 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और इसमें क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक। ये 3 चीज़ प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यही पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीज़ को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और पहली बार प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और क्या इसमें किया गया था? तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। संविधान संशोधन, ये लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया था? तो 6 वर्ष किया गया था। बाद में फिर संशोधन करके 6 से 5 किया गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया था? तो 5 वर्ष था तो 6 वर्ष किया गया था। और मंत्रिमंडल की सलाह को राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। मंत्रिमंडल के जो सलाह को राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। और इसको मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और ये संविधान के 4 के भाग अगर पूछेगा, भाग, तो ये 4 के ए में होगा, ठीक। भाग 4 के ए में है। मौलिक कर्तव्य, ठीक, मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य था, ये देश की जनता के लिए था, देश की जनता के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर पूछ रहा है कि कौन सा था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है लोथर, और ऑप्शन डी है बनावली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? आप लोग आंसर करिए इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और सी, लोथल। यहीं पर बंदरगाह था, ठीक। बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में था। तो चलिए इसको देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य को देखेंगे, ठीक। इधर स्थल रहेगा और इधर प्रमुख साक्ष्य रहेगा। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो विशाल अन्नागार मिला है, ताबूत, समाधान मिला है, ताबूत। उसके बाद कब्रिस्तान, एच कब्रिस्तान, यहाँ पर एच कब्रिस्तान दिया हुआ है, ठीक। ये प्राप्त हुआ है कब्रिस्तान। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। अनागार कहाँ से? हड़प्पा से। ताबूत कहाँ से? तो हड़प्पा से। अनागार, ताबूत, कब्रिस्तान कहाँ से? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से सूती के कपड़े, यहाँ से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है। दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा, उसके बाद नर्तकी की मूर्ति, उसके बाद विशाल स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सूती के कपड़े, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा, उसके बाद नर्तकी की मूर्ति, और
एक चीज़ क्या, तो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और क्या प्राप्त हुआ है, हाँ, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चुनहुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, तो मनके बनाने का कारखाना, ठीक, मनके बनाने का कारखाना चुनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। और लिपस्टिक के साक्ष्य यानी कि जितने भी मेकअप के किट्स मिले हैं वो चुनहुदड़ो से मिले हैं, ठीक। मेकअप संबंधी साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चुनहुदड़ो से मिला है। धौलावीरा की बात करें तो यह जल संचय प्रणाली के लिए विख्यात था, ठीक। जल संचय प्रणाली के लिए ये विख्यात था शहर धौलावीरा। और खेल के मैदान धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी से टेराकोटा के पहिए और मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। टेराकोटा के पहिया और मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह सभ्यता भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। राखी गढ़ी जो है यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़। और सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कें थी ये ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, मतलब कि जो सड़कें थी ये 90 डिग्री पर घूमती थी, ठीक। जो जहाँ पर घुमाव होता था ये 90 डिग्री पर घूमती थी। और जोते हुए खेत का साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेत का साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत में शून्य आधारित बजट की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। भारत में शून्य आधारित बजट की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। ऑप्शन ए है चौथी, ऑप्शन बी है पांचवी, ऑप्शन सी है छठी और ऑप्शन डी है सातवीं। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में शून्य आधारित बजट अपनाया गया था, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठी, ठीक। तो आइए हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो समय पीरियड था ये था 1980 से लेकर 1985 तक। पंचवर्षीय योजना छठा जो था 1980 से लेकर 1985 तक था। और इसमें उद्योग के आधुनिकीकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। क्या, तो उद्योग के आधुनिकीकरण और तकनीक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया, ठीक। और जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया गया। और ग्रामीण क्षेत्र और कृषि के विकास के लिए 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के और कृषि के विकास के लिए कब, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया। ये कृषि के लिए जो है कि कृषि का बैंक इसको कहा जाता है, ठीक। कृषि बैंक इसको कहा जाता है नाबार्ड। और ये कृषि क्षेत्र में लोन उपलब्ध कराता है, ठीक, लोन उपलब्ध कराता है, ठीक। और ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो अब हम लोग देख लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरी, इन तीनों को देख लेते हैं। तो जो पहली था ये 1951 से 1956 तक था। 1951 से लेकर 1956। और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसका मुख्य लक्ष्य था क्या, कृषि का विकास पर ध्यान दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 61 था, 1956 से 61। और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें भारी उद्योग और औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। ध्यान दिया गया। और इसी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 66 था। 1961 से 66 था। और इसमें आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग दोनों पर समान जोर दिया गया। यानी कि कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर समान जोर दिया गया। आई होप कि आप लोग पंचवर्षीय योजना को अच्छे समझ गए होंगे। अब हम लोग 4 नंबर सवाल पे आते हैं। पृथ्वी की सतह पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है। पृथ्वी पर जो दिन रात होता है इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है पृथ्वी का परिक्रमा, ऑप्शन बी है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी है अक्ष का झुकाव और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी की सतह पर दिन होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर करिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा
घूर्णन, ठीक, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण साल बदलता है। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो पृथ्वी के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को समझा देते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है और एक चक्कर पूरा करने में इसे 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, ठीक। और जिसे दिन और रात होता है, जब ये घूमता है तो इससे क्या होता है, दिन और रात होता है। और परिक्रमण अब हम लोग देख लेते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने को पृथ्वी एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, ठीक। जब परिक्रमण करते हैं तो देखिए 365 दिन लग रहा है ना, तो इसी से साल बदलता है, ठीक। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी एक चक्कर लगाता है तो उसे 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। उसी में क्या होता है कि साल बदलता है, ठीक। अगर पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगा दिया तो समझिए कि 1 साल हो गया। उसको एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है और घूमता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, तो वो दिन रात होता है उससे, ठीक। और क्या है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण मौसम बदलता है, ठीक। तो घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, परिक्रमण के कारण साल बदलते हैं और ये अक्ष पर झुकी है जिस कारण मौसम बदलते हैं। और पृथ्वी के 3 भाग हैं, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। भूपर्पटी, मेंटल और कोर पृथ्वी के 3 भाग हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर 41% भाग जल से ढका हुआ है, ठीक। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि 71% भाग जल ही है यहाँ पर। उसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। और पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है। 3 जनवरी को ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के करीब होता है, उसे उपसौर कहा जाता है। जब सूर्य 3 जनवरी को पृथ्वी के बहुत करीब होता है तो उसे उपसौर कहा जाता है। और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहा जाता है। सब नजदीक होगा तो उसे क्या कहेंगे, उपसौर। ये देखिए, ये क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अपसौर उपसौर में आदमी गड़बड़ा जाता है। तो उपसौर क्या होगा, नजदीक होने पर। अपसौर क्या होगा, दूर जाने पर। अप मतलब ऐसे ध्यान रखिएगा, अप मतलब ऊपर, ठीक। अप मतलब ऊपर, तो ज़्यादा। ऊपर का मतलब कि ज़्यादा, तो यानी कि दूरी, दूर हो रहा है तो अप हो रहा है, तो अपसौर होगा। और नज़दीक हो रहा है तो उप हो रहा है, तो उपसौर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। जो 8 ग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 78%। पृथ्वी पर वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन 21% है, जो कि जीवन के लिए अनिवार्य है, ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 5 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस झील से निकलती है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है लेक सुपीरियर, और ऑप्शन सी है विक्टोरिया झील, और ऑप्शन डी है पैकाल झील। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है यह किस झील से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्टोरिया झील हो जाएगा। तो आइए हम लोग नील नदी से संबंधित फैक्ट को समझते हैं। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक। ध्यान रखिएगा, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी पूछे तो वो अमेजन हो जाएगा, ठीक। और जिसकी लंबाई है कितना, तो 6650 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर। और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी को इजिप्ट इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है। हाँ, इजिप्ट यानी कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इजिप्ट यानी मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और कैस्पियन सागर की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर की बात करें तो ये सबसे बड़ी झील है, लेकिन इसका पानी खारा है, ठीक। तो खारे पानी का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। बैकाल झील,
जो कि रूस में है, और यह विश्व की सबसे गहरी झील है। और आयतन के हिसाब से सबसे ज़्यादा और मीठा पानी यह है। अगर आयतन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बैकाल झील हो जाएगा, और यह मीठे पानी का सबसे बड़ी झील भी है बैकाल झील। ठीक, मीठे पानी का सबसे बड़ी झील विश्व का बैकाल झील है, और सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और खारे पानी का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। टिटिकाका झील जो कि पेरू बोलिविया में है, पेरू बोलिविया में है टिटिकाका झील। और विश्व का सबसे ऊंचे नौगाम में झील है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन हो जाएगा, तो टिटिकाका झील हो जाएगा, टिटिकाका झील। 6 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चलिए आइए हम लोग होम रूल लीग को समझते हैं। तो होम रूल आंदोलन 1916 और 18 में चलाया गया था, और यह भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था होम रूल आंदोलन, और यह 1916 से 18 के बीच चला था। और इसका उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट यानी कि स्वशासी यानी कि स्वशासन उपनिवेश प्राप्त करना, स्वशासन उपनिवेश प्राप्त करना। और बाल गंगाधर तिलक इस लीग को कहाँ अप्रैल 1916 में शुरू किया था, बेलगाम पुणे में। ठीक, बेलगाम पुणे में इसको प्रारंभ किया था होम रूल लीग आंदोलन को। ठीक, कहाँ पर? तो बेलगाम पुणे में सबसे पहले कौन? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और इसने में बाल गंगाधर तिलक ने नारा क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसे होम रूल आंदोलन में ही बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये नारा दिया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को पूरे भारत में इसको स्थापित किया। स्थापना इसको मद्रास अडायर सहित पूरे भारत में इसका स्थापित किया। ठीक, और तिलक, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर शेष पूरे भारत में इस आंदोलन को कौन चलाया था? तो एनी बेसेंट। ठीक, एनी बेसेंट ने पूरे भारत में जितने भी कार्य जो कि तिलक द्वारा जितने भी क्षेत्र पर ये आंदोलन चलाई गई थी उसको छोड़कर पूरे भारत में एनी बेसेंट द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। और 1920 में महात्मा गांधी ने इस लीग के अध्यक्ष बने। 1920 में महात्मा गांधी इस लीग के अध्यक्ष बने, और इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। ठीक, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्वराज सभा कर दिया गया, स्वराज सभा, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वराज सभा किसका नाम बदला गया था? तो होम रूल आंदोलन का। और ये महात्मा गांधी इसके कब अध्यक्ष बने थे? तो 1920 में बने थे। आइए अब लोग 7 नंबर सवाल पे आते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.8, ऑप्शन बी है 7, तो और ऑप्शन सी है 7.4, और ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 7। पीएच स्केल में रेंज जो होता है 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल में रेंज 0 से 14 तक होता है। और इसमें जो उदासीन होता है इसमें उसका पीएच मान 7 होता है। जो वस्तु उदासीन होती है उसका पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। और जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और इसकी खोज 1909 में सोरेनसन ने की थी। इसकी खोज 1909 में सोरेनसन ने की थी। इसकी खोज 1909 में सोरेनसन ने की थी। अब हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थ के क्या, तो पीएच मान। तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हल्का क्षारीय, अच्छा वहाँ पे सर मिस्टेक हो गया, आंसर वहाँ पे कर दीजिएगा 7.4, 7 बता दिए हम। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 होता है, वो हल्का क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का, क्योंकि यह उदासीन होता है। ठीक, जिसका भी पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, ध्यान रखिएगा। 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा।
इस चीज़ को ध्यान रखना है। जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान क्या होगा कि 7 होगा तो वो उदासीन होगा। और दूध का पीएच मान 6.4 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, और समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पीएच मान थे, तो आई होप कि आप लोग इसको ध्यान दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पंचायती राज, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान, और ऑप्शन सी है भारत चीन संबंध, और ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध, ये भारत चीन के बीच ये समझौता हुई थी, पंचशील सिद्धांत। ठीक, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत, 5 सिद्धांत की बात कही गई थी भारत और चीन के बीच, यानी कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को का सम्मान बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान बनाए रखना, और पूरे एक दूसरे के देश पर कभी आक्रमण ना करना, एक दूसरे के देश पर कभी आक्रमण ना करना, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, और समानता और परस्पर की लाभ बनाए रखना, यानी कि एक दूसरे के बारे में हित, एक दूसरे के हित के बारे में सोचना है। ठीक, और समानता को बनाए रखना है। अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों के बावजूद भी शांति के साथ रहना है, अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों के बावजूद भी शांति के साथ रहना है। तो ये 5 सिद्धांत इस पंचशील समझौते में दिए गए थे, इसलिए इसको पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, और इसी में हिंद चीन भाई भाई का प्रसिद्ध नारा दिया गया था। हिंदी चीनी भाई भाई का प्रसिद्ध नारा दिया गया था पंचशील समझौते में। और जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बीच ये समझौता हुआ था। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, और चीन के पहले प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बीच ये समझौता हुआ था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण हम लोग समझौते देखें तो एक कराची समझौता हुआ था, ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1949 में। कराची समझौता 1949 में हुआ था। 1947 के युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर में सीज फायर लाइन निर्धारित करने के लिए, जम्मू कश्मीर में जो सीज फायर लाइन निर्धारित करने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? तो कराची समझौता हुआ था 1949 में। ठीक, और ये क्यों हुआ था? तो 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये हुआ था। जल संधि, जल संधि हुआ था 1960 में, जो कि ये भी भारत पाकिस्तान से संबंधित है, जल संधि। और इसको सिंधु संधि भी कहा जाता है, सिंधु संधि। ऐसा क्यों? तो ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। ठीक, विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुई थी, और ये नदियों के पानी के बंटवारे से संबंधित है। सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं उनके जो पानी के इस्तेमाल करने के लिए बंटवारे किए गए थे कि इस नदी का पाकिस्तान यूज करता है, कर सकता है, और इस नदी का भारत यूज कर सकता है। तो उसके लिए जल संधि ये क्या कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। इसको सिंधु संधि भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सिंधु समझौता, सॉरी, सिंधु समझौता जो कि 1960 में हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। ठीक, विश्व बैंक की मध्यस्थता में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। और 1965 के युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान द्वारा ताशकंद समझौता भी भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है। कब हुआ है? तो 1966 में हुआ है। क्यों हुआ है? तो जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री था अयूब खान, उनके बीच हुआ था। ठीक, अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, 1972 में। और ये भी 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और मुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ये भी भारत पाकिस्तान हुआ था, शिमला समझौता, जो कि 1971 के युद्ध के बाद हुआ था 1972 में। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। उसके बाद लाहौर घोषणा 1999 में। लाहौर घोषणा कब हुआ था? 1999 में। इसमें परमाणु परीक्षणों के बाद तनाव को कम करने और शांति के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच हुआ था। ये भी किससे के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इस टाइम पे जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और पाकिस्तान के नवाज शरीफ था। और ये परमाणु परीक्षणों के बाद तनाव को कम करने और शांति के लिए
किया गया था। ठीक, परमाणु परीक्षणों के बाद ये तनाव को कम करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर सवाल, भारत में राजकोषीय का अर्थ क्या है? भारत में राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? भारत में राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कुल आय माइनस कुल व्यय, ऑप्शन बी है कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, ऑप्शन सी है कुल राजस्व माइनस कुल कर, और ऑप्शन डी है कुल आय माइनस कुल व्यय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व। कुल व्यय माइनस कुल राजस्व इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार कुल खर्च, उसकी कुल कमाई उधार को छोड़कर से अधिक हो जाती है। यानी राजकोषीय घाटा कब होता है? जब उसका कुल खर्च, जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल कमाई, जितना भी कमाई हुआ है उससे अधिक हो जाता है, और उधार को छोड़कर, जितना भी उधार लिया है उसको छोड़कर जिस उसकी कमाई से अगर खर्च ज़्यादा हो जाता है तो वो राजकोषीय घाटा उसको कहा जाता है। और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026, हाँ, जो 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना रखा निर्धारित किया है? तो 4.3%। हाल ही में जो वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है 2026-27 का, उसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 4.3% निर्धारित किया गया है। वहीं 2025-26 का राजकोषीय घाटा का बात करें देखें तो 4.4%, और ये राजकोषीय घाटा प्राप्त हुई थी 4.4%, और 2024-25 में 4.8% का अनुमान था। 4.8% और राजकोषीय घाटे का अनुमान था। 4.8% कब? तो 2024-25 में, और 2025-26 में 4.4%, और 2026-27 में 4.3% निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 10 नंबर सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एक चीज ध्यान रखिए, गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात। ठीक, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो आइए हम लोग कुछ ये राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। तो गुजरात में कौन कौन से हैं? तो गिर, जो कि जूनागढ़ या एशियाई शेर के लिए विख्यात है, ये कहाँ पर है? तो गुजरात जूनागढ़ में है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर। और उसके बाद है ब्लैक वॉक, ब्लैक वॉक या बिलावदार, ब्लैक वॉक या बिलावदार, ये भावनगर गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। वांसदा नवसारी गुजरात में है। नवसारी गुजरात में है। ठीक, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तवोडा अंधारी, तडोडा अंधारी, ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच पेंच जिसे कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये भी महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुगामल महाराष्ट्र में है। गुगामल महाराष्ट्र में है। चंदौली महाराष्ट्र, पेंच महाराष्ट्र, संजय गांधी महाराष्ट्र, तडोबा महाराष्ट्र, गुगामल महाराष्ट्र। उसके बाद एक और है नवेगांव महाराष्ट्र। नवेगांव महाराष्ट्र राजस्थान में है। रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा, सिरिस्का और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान में कौन कौन है? तो रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा, सिरिस्का, डेजर्ट। रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा, सिरिस्का, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के देखें तो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, कुन्नू, संजय, ये सभी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, कुन्नू और संजय, ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर सवाल है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है राजगिरी और ऑप्शन डी है कुशीनगर।
तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजगिरी में। ठीक, प्रथम राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुशीनगर में। ठीक, नहीं, कुशीनगर में नहीं हुआ था, कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था चौथा। तो प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगिरी। ठीक, सतपर्णी गुफा में, राजगिरी सतपर्णी गुफा में हुआ था। कब? तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, सॉरी, महाकश्यप इसके, हाँ, अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था, मगध साम्राज्य का हर्यक वंश के शासक था। और इस संगीति के अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। ठीक, और इसमें बुद्ध की शिक्षा का सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन इसमें हुआ था। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन पहली बौद्ध संगीति में हुआ था, ये सिर्फ ध्यान रखिएगा। सूत पिटक और विनय पिटक, ये भी पूछ लेता है। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। उस टाइम जो शासक कौन था? तो अजातशत्रु हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में अध्यक्ष सभाकामी शासक कलाशोक। और इसमें संघ का अस्थावीर और महासंघिका में पहला विभाजन हुआ था। तो संघ और महासंघिका में पहला विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान रखिए। तो 483 ईसा पूर्व में वैशाली में सावाकामी अध्यक्ष और कालाशोक के शासनकाल में। 383 में वैशाली में सावाकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। तीसरा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में मोगली पितुस मोगली पितुस के शासन अध्यक्षता में और अशोक के कार्यकाल में। 250 में पाटलिपुत्रा में मोगली पितुस की अध्यक्षता में और अशोक के शासन काल में। और अभिधम्म पिटक का संकलन और विदेशों में धर्म का प्रचार जो कि अशोक द्वारा करवाया गया था श्रीलंका में, अपने बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र को विदेश यानी कि श्रीलंका में प्रचार करने के लिए भेजा था बौद्ध धर्म को। और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन इसमें हुआ था। ठीक, सूत पिटक और विनय पिटक का पहली में और अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय में होता है। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चतुर्थ ये होता है फर्स्ट एडी। ऐसे एग्जाम में पूछता है फर्स्ट एडी, क्योंकि जो फर्स्ट यानी कि पहली शताब्दी यानी कि 72 ईस्वी जो है, ये पहली शताब्दी का ही काल है। पहली शताब्दी यानी कि 0 से 100 तक, 0 से 100 तक पहली शताब्दी के अंतर्गत आएगा। तो 72 ईस्वी में हुआ था, तो ये पहली शताब्दी में हुआ था। कहाँ? कुंडलवन में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे विश्वामित्र, वसुमित्र थे अध्यक्ष, जो थे वसुमित्र, अध्यक्ष वसुमित्र। और ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासन काल में, और ये कुषाण वंश के शासक था। और इसमें बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर सवाल है, भारत में न्यायिक पूर्वानुलोकन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, सी। ठीक, तो न्यायिक पुनरावलोकन के अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके हम लोग देख लेते हैं संवैधानिक स्रोत को। ठीक, किस देश से क्या लिया गया है? तो सबसे पहले ब्रिटेन को देखेंगे। तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, द्विसदनवाद, द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और राष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। और आयरलैंड के देखें तो यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व
राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। मुख्यतः ये पूछता है यहाँ से, ये वाला काफ़ी बार पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड से, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से। उसके बाद कनाडा से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इतना ध्यान रखना है। संघीय व्यवस्था कहाँ से? तो कनाडा से। संघीय व्यवस्था कनाडा से, संघीय व्यवस्था कनाडा से। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, केंद्र के पास जो इसका विषय पर जो कानून बनाता है, अवशिष्ट शक्तियाँ, उसके केंद्र के पास ये रहता है। ठीक, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहता है। और ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा और संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो जर्मनी से। आपातकाल जर्मनी, आपातकाल पूछेगा तो जर्मनी हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये संवैधानिक स्रोत जो महत्वपूर्ण थे वो सारी चीजें का रिविजन करवा दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 13 नंबर जो सवाल है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल और ऑप्शन डी है बाह्य मंडल। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो आइए हम लोग ओजोन परत से संबंधित सारी चीजें को देख लेते हैं। तो समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक, जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और यह सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है, इसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक, जो सूर्य का हानिकारक पराबैंगनी किरण है उसको क्या करता है कि पृथ्वी पर आने से रोकता है। क्योंकि इस किरण से क्या होता है कि कैंसर का क्या होता है कि चमड़ा का कैंसर होता है। ठीक, अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो डायरेक्ट पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आएगा और सारे यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको क्या हो जाएगा? चमड़े का कैंसर हो जाएगा। ठीक, और इसका क्षरण का मुख्य कारण, ओजोन परत का क्षरण भी हो रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी से निकलता है। तो एसी का ज्यादा यूज से क्या हो रहा है कि ओजोन का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ध्यान रखिए, अगर ओजोन परत का क्षरण हो जाए तो काफी संकट आ जाएगी पृथ्वी पर। ठीक, और ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। और अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा छिद्र देखा गया। और एक चीज भी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर क्या देखा गया है? तो बड़ा छेद देखा गया है। ओजोन परत में बड़ा छेद देखा गया। और यह विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व क्षरण को रोकने ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मनाया जाता है और जागरूक किया जाता है इसमें 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से संबंधित, ओजोन परत को बचाव से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था। 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को ड्रेन थ्योरी का उल्लेख किया है? दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में ड्रेन थ्योरी का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन ए है इंडियन विंस फ्रीडम, ऑप्शन बी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, और ऑप्शन सी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है आनंद मठ। तो आप लोग तो जान गए होंगे कि दादा भाई नौरोजी का कौन सा बुक है। तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अब हम लोग कुछ पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक देख लेते हैं। तो हिंद स्वराज और सत्य के प्रयोग, हिंद स्वराज सत्य के प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका है? तो महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज सत्य के प्रयोग किसके हैं? तो महात्मा गांधी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अनहैप्पी इंडिया,
लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, आर्किटिक होम इन द वेदाज, आर्किटिक होम इन द वेदाज, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, आनंद मठ और देवी चौधरानी, आनंद मठ और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, वीर सावरकर, वीर सावरकर। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, वीर सावरकर। वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई एम आई एम इन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह। इसका लेखक भगत सिंह। गोरा गीतांजलि और हंगरी स्टोन्स, कीरा गीतांजलि हंगरी स्टोन्स, गीरा गीतांजलि और हंगरी स्टोन्स के रविनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। द ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 15 नंबर सवाल, भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया था? भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी मोढेरा, ऑप्शन सी मार्तंड और ऑप्शन डी ओडिशा। तो भारत में सबसे पहला सूर्य मंदिर मार्तंड में बनाया गया था, मार्तंड। उत्तर भारत के महत्वपूर्ण मंदिर, उत्तर भारत के महत्वपूर्ण मंदिर अक्षरधाम कहाँ पर है? नई दिल्ली में, अक्षरधाम नई दिल्ली। केदारनाथ बद्रीनाथ उत्तराखंड, केदारनाथ बद्रीनाथ उत्तराखंड। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश, राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत के मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु, मदुरै तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर या राजा राजेश्वर की मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, चोल वंश द्वारा बनवाया गया था। रामनाथ स्वामी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वर तमिलनाडु में, रामेश्वर तमिलनाडु। सबरीमाला मंदिर केरल, सबरीमाला मंदिर केरल, सबरीमाला मंदिर केरल। पद्मनाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल। तिरुमाला वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। एक महत्वपूर्ण चीज, नागर शैलियों द्वारा मंदिर उत्तर भारत में बनवाए जाते थे। नागर शैली जो शैली था, ये उत्तर भारत के मंदिरों इस शैली से बनाया जाता है, और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली से द्वारा बनाया जाता था, द्रविड़ शैली द्वारा बनाया जाता था दक्षिण भारत के मंदिर। और बेसर शैली ये उत्तर और दक्षिण शैलियों का मिश्रण था। बेसर शैली ये उत्तर और दक्षिण शैलियों का मिश्रण था। तो मध्य भारत में बेसर शैली मंदिर बनाने का उपयोग, बेसर शैली का उपयोग किया जाता था मध्य भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है धातुओं की शुद्धता, ऑप्शन बी है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी है प्राचीन वस्तुओं की आयु, और ऑप्शन डी है खनिज पहचान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जीवाश्म। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर जीवाश्म यानी कि जीव जंतुओं का अवशेष को पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अगर वही मृत वस्तु जैसे कि पहाड़, चट्टान, मिट्टी, इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक, जीवित यानी कि सजीव वस्तुओं का अवशेष को क्या करते हैं कि
पता करने के लिए कि वो कब का है, उसके लिए कार्बन डेटिंग विधि यानी कि सी कार्बन का उपयोग किया जाता है। और निर्जीव वस्तुओं के लिए किसका? यूरेनियम 235 का। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सजीव सजीव बोलेगा तो हो जाएगा कार्बन, और निर्जीव बोलेगा तो और यूरेनियम। बस इतना ध्यान रखना है। 17 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सबसे अधिक राज्यों से लगने वाला जो सीमा है यह राजस्थान का है। ठीक, डी हो जाएगा राजस्थान। अब हम लोग राज्य की स्थिति देख लेते हैं, भारत के राज्य जिससे कि प्रश्न बन सकते हैं। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर को। और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर पूर्वी राज्य जिसे कि 7 सिस्टर कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर है। 3 देशों के से घिरे राज्य, 3 देशों से घिरे राज्य कितने हैं? 3 है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम भूटान, नेपाल और चीन से घिरा हुआ है। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार। और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की। और दूसरा आंध्र प्रदेश की। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और दूसरा आंध्र प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत का सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। और इससे 5 राज्य सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। बांग्लादेश से कितने राज्य जो सटे हुए हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जल संरक्षण, ऑप्शन बी है वन संरक्षण, ऑप्शन सी है भूमि सुधार, ऑप्शन डी है महिला सशक्तिकरण। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वन संरक्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वन संरक्षण। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले में। चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट ने। और महिलाओं ने इसमें पेड़ को गले लगाकर उनकी कटाई को रोकी थी। ठीक, इसीलिए इनको चिपको आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी, उसको गले लगा लेती थी और इसको पेड़ से कटने से रोक लगाई थी। तो इसका नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। इसको ध्यान रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्माण, विशेषकर सरदार सरोवर बांध के कारण विस्थापित हो रहे लोगों और पर्यावरणों के लिए मेधा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? मेधा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, बिश्नोई आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के पेड़ों की रक्षा के लिए हुआ था। बिश्नोई आंदोलन राजस्थान की पेड़ों की रक्षा के लिए, और अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। 367 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसमें ध्यान रखिएगा। 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और ये अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अपिको आंदोलन, अपिको आंदोलन 1963 में हुआ था। अपिको आंदोलन 1983 में हुआ था कर्नाटक में, और यह चिपको आंदोलन से प्रेरित था। ठीक, और दक्षिण भारत में वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय युवाओं द्वारा ये चलाया गया था। ये भी वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। अपिको आंदोलन कर्नाटक में था, और दक्षिण भारत में ये यानी कि कर्नाटक दक्षिण भारत में पड़ता है, तो ये दक्षिण भारत में था। और ये चिपको आंदोलन के समान ही था।
और इसका 1983 में और चिपको आंदोलन का 1973 में, ध्यान रखिएगा। दोनों वन संरक्षण से संबंधित है। ये 83 में हुआ था और ये 83 में हुआ था। ये सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। उसके बाद साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन केरल में जैव विविधता से भरपूर साइलेंट वैली को पन बिजली परियोजना के तहत जलमग्न होने से बचाने के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? तो जैव विविधता से भरपूर साइलेंट वैली, जिसे कि शांत घाटी भी कहा जाता है, को पन बिजली परियोजना के तहत जलमग्न होने से बचाने के लिए किया गया था साइलेंट वैली आंदोलन। कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ। इसका सिर्फ ये ध्यान रखना है, केरल में हुआ था। ठीक, केरल में साइलेंट वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 19 नंबर। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खनिज संसाधन से, ऑप्शन बी है लुप्त प्राय जातिया से, और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है जनगणना, ऑप्शन डी है पर्यावरण कानून। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? खनिज संसाधन से है, लुप्त प्राय प्रजातियां से है, या फिर जनगणना से, या पर्यावरण कानून से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुप्त प्राय जातियां से। लुप्त प्राय जातियां यानी कि बी। दुनिया भर में पौधे, जानवरों और कवकों की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है रेड डाटा बुक। ठीक, दुनिया भर के पौधे, जानवर, कवक, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो रेड डाटा बुक। इसका प्रकाशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा होता है। प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा होता है। और इसमें काला पना जो होता है वह उन प्रजातियों के लिए होता है जो पूरी तरह से विलुप्त है। काला पना उन प्रजातियों के लिए होता है जो पूरी तरह से विलुप्त है। गुलाबी या लाल पना जो होता है यह अति संकटग्रस्त या विलुप्त होने का सबसे अधिक खतरा जिस प्रजाति का होता है उसके लिए होता है गुलाबी या लाल पना। अति संकटग्रस्त और विलुप्त होने की सबसे अधिक खतरा जिस प्रजाति का होता है उसमें गुलाबी पना में रिकॉर्ड होता है इसका। और नारंगी पना ये संकटग्रस्त, यानी कि कोई प्रजाति संकटग्रस्त है उसके लिए ये नारंगी पना है। और हरा पना उन प्रजातियों के लिए है जो पहले खतरे में थी लेकिन अब उनकी संख्या में सुधार हुई है और वे सुरक्षित है। तो हरा पना किसके लिए है? तो उन प्रजातियों के लिए जो पहले से खतरे में थी लेकिन अब उनकी संख्या में सुधार हुई है और वे सुरक्षित है। और धूसर, धूसर पना जो है ग्रे, उन प्रजातियों के लिए जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनकी खोज की जाती है तो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है धूसर पना में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? ऑप्शन ए है सत्ता पक्ष के सदस्य, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है विपक्ष के सदस्य, और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विपक्ष का सदस्य। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है। इसकी गठन कब हुआ था? तो 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा हुआ था। और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसके द्वारा की जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। प्राकलन समिति, प्राकलन समिति जो कि लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना पहली बार 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर की गई थी। कब हुआ था? तो 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर हुआ था। और इसके कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा के होते हैं। 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के होते हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर संजय जायसवाल। लोक प्रकलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल। और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन था, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपक्ष का सदस्य।
तो हम लोग का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें सपोर्ट जरूर करें। तो सपोर्ट आप लोग कैसे करिएगा? वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक। और अपना कमेंट में राय जरूर दें कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी और आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।